नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही बताएंगे तूफान बिपरजॉय की जानकारी डिटेल्स में। आप सभी के अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग मन में विचार आते हैं कि ऐसा हुआ तो किस प्रकार आगे इफ़ेक्ट रहेगा तूफ़ान का, या हवाएं चल रही है दक्षिणी तो तूफ़ान कमज़ोर होगा। सबके अलग अलग मत होते हैं। फ़िलहाल ट्रैक की बात करें तो ट्रैक वही है जो पहले से था लगभग, कि ये उत्तर में बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। पाकिस्तान और जो उत्तर पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र हैं, नलिया और नारायण सरोवर के आसपास के, वहाँ से इसके टकराने की संभावनाएं 15 तारीख की दोपहर के बाद से लेकर शाम या रात के समय में। और इसके टकराने की संभावनाएं भी जो है वह वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में टकराने की संभावना है। फ़िलहाल अभी जो है ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है और लगभग अगले 24 घंटों तक इसी कैटेगरी में उत्तर की ओर बढ़ेगा। और उसके बाद जो है ये दोनों देशों के मिले जुले इलाकों के आसपास टकराकर बाड़मेर और जालोर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगा 16 तारीख को, यानी 16 तारीख की दोपहर बाद से लेकर रात्रि के समय में, जिसमें राजस्थान में असर रहेगा विशेषकर 16, 17, 18, 19 के बीच में 3 दिन 16, 17, 18। और वहीं इस समय इस तूफ़ान की स्थिति देखें तो अभी शाम को 7 बजे हैं और आज 12 जून 2023 का दिन है। और इस समय तूफ़ान का जो केंद्र है वह जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67.10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। यानी ये इसकी लोकेशन है और ये रियल टाइम लोकेशन आपको बता रहे हैं शाम को 7 बजे 2023 12 जून। इस समय ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। और पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, सबके अनुमान थे अलग अलग, और डेटा के हिसाब से देखें तो ऐसा होता भी है कि जब उत्तर की ओर बढ़ते हुए समुद्र का तापमान कुछ कम होता है तो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उत्तर की ओर बढ़ते हुए 2-4 दिन 5 दिन गुजरने का समय बाकी होता है कि जैसे टकराएगा 16-17 तारीख को, अपन 11-10-11 तारीख को अनुमान लगाते हैं कि अरब सागर का उत्तर का तापमान, समुद्री सतह का तापमान लगभग 27-28 डिग्री है और अभी जहाँ पर तूफान चल रहा है वहाँ पर जो है ये 31 डिग्री का है, तो आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होगा। लेकिन 4-5 दिन बाद समुद्री सतह का तापमान भी सीमित दायरों में स्थानीय घटनाओं के कारण बड़े सिस्टम बनने के बाद जो है तापमान में उतार चढ़ाव आता है, कभी उत्तर के कोने में कभी दक्षिण के। तो ये अनुमान भी उसके साथ में ही होना चाहिए उस समय कि उस दौरान अगर अरब सागर का उत्तरी तटीय किनारों का तापमान बढ़ गया तो फिर क्या होगा। तो उस समय जो है समुद्र में बढ़ने वाला सिस्टम कमज़ोर इतना नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर भी तापमान बढ़ा हुआ है। तो हमारा अनुमान भी था और बताया भी था। और इस समय जो है उत्तरी अरब सागर का जो तटीय किनारों का तापमान है लगभग 30 डिग्री के आसपास है और समुद्र में जहाँ पर तूफान आगे बढ़ रहा है वहाँ पर 31 डिग्री। तो ज़्यादा जो है बहुत कमज़ोर या निम्न दबाव या डिप्रेशन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 99% संभावना है कि तूफान की कैटेगरी में टकराएगा और लगभग एक कैटेगरी घटते हुए एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से कुछ कम होते हुए वेरी सीवियर साइक्लोन की स्थिति में जो है ये टकराएगा। तो यानी काफ़ी तूफ़ानी गतिविधि होगी, या कह सकते हैं काफ़ी जो है ताकतवर तूफ़ान होगा। और ये इस कैटेगरी में अगर ये गुजरात और पाकिस्तान के उन इलाकों में टकराता है तो हवाओं की गति जो है लगभग 170 किलोमीटर तक जा सकते हैं झोंके, जो कि गस्टिंग वाइंड, या 170 से 180 किलोमीटर के बीच में। जबकि जो हवाएं हैं रेगुलरली हवाएं चलती रहती तूफान के दौरान, उसके जो है लगभग 140 से 160 किलोमीटर के बीच में रहने की संभावनाएं बेहद ज़्यादा रहेगी। तो इसमें जो है नुकसान हवाओं का होता है, बाकी भारी से अति भारी वर्षा हो जाती है तो कोई नुकसान उसमें नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बाढ़ जैसे हालात तटीय किनारों में बन जाते हैं और जिस ओर आगे बढ़ता है वहाँ पर भी यही स्थिति बनी रहती है, तो उस ओर भी बारिश ज़्यादा होने से बाढ़ जैसे हालात या अतिवृष्टि देखने को मिलती है। तो 2023 पहले भी वीडियो में बताया गया है, कई दिनों पहले लगभग 15-20 दिन पहले भी बताया था कि 2023 बारिश के लिहाज से देखें तो सबसे अधिक बारिश वाला रहेगा, विशेषकर राजस्थान के लिए भी। और बारिश हो भी रही है और अब भी ये बारिश देगा। अब इस तूफ़ान का है कि ये कितना बड़ा है, दिख रहा है अरब सागर में कि छोटा है, लेकिन तूफ़ान कितना बड़ा है इसका जो मॉइस्चर फीडिंग का जो क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं। जो अफ्रीका का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से लगाकर इसका प्रभाव बना हुआ है, यानी हज़ारों किलोमीटर दूर से लेकर इसका प्रभाव है। जबकि उत्तर में बढ़ रही जेट के प्रभाव से वहाँ से जो है
कम फ्लो आ रहा है, जबकि इसका मुख्य फ्लो उसकी वजह है कि किस समय तूफान बना है और कौन सी स्थितियाँ जो है व्यापारिक पवनों की बनी हुई है। तो इस समय व्यापारिक पवनों की स्थिति दक्षिण पश्चिम है, सीधा सा मानसून आ रहा है, मानसूनी हवाएं चल रही हैं, तो इसको तो खुला रास्ता मिला हुआ है, बिल्कुल मानसूनी पवनों को ही पूरा अपनी ओर खींच रहा है। तो आसपास के बने हुए बादल अरब सागर में और उसके अलावा देखें तो बंगाल की खाड़ी में जो बने हुए बादल हैं वेलमार्क की वजह से WD गुजर रहे हैं, उनका इनसे कोई लेन देन ही नहीं रह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जो मानसूनी पवनें हैं बिल्कुल इसी के दायरे में, और साथ ही अफ्रीका से लेकर अरब देशों से लेकर कुछ WD के बादल भी जो है इसी ओर आ रहे हैं इसके क्षेत्र में, यानी उसको भी प्रभावित कर रहा है और अपनी ओर मॉइस्चर फीडिंग कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। या इसमें आप देख सकते हैं जो लाइट कलर दिख रहा है बिल्कुल, या कह सकते हैं बिल्कुल अच्छी खासी जलवाष्प आपको दिख रही है वाटर वेपर जैसा, ये जो है अफ्रीका से लेकर जो है सीधा इसी का फ्लो बना हुआ है, इसी का प्रभाव वहाँ पर बना हुआ है, यानी दक्षिण पश्चिम फ्लो काफ़ी मजबूत है इस बार। इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा फैलाव के मुकाबले जो है हाइट में काफ़ी ज़्यादा है इसके बादल, मतलब गहराई भी ज़्यादा है ऊंचाई तक, और ये किसी तूफ़ान के बादलों का फैलना वगैरह इस पर जो है उसकी कैटेगरी निर्भर नहीं होती हैं कि कितना ताकतवर हैं या कमज़ोर है। एक सीमित दायरे में 200-300 किलोमीटर के अंदर फैले हुए बादल भी या 200 किलोमीटर से कम में फैले हुए बादल भी जो है काफ़ी होते हैं एक तूफ़ानी या कह सकते हैं एक भीषण चक्रवाती तूफ़ान के लिए, वो भी जो है 200 किलोमीटर तक की हवाएं चला सकते हैं। उसके केंद्र में कितना तापमान है, आसपास किस प्रकार का एरिया बना हुआ है, तो तूफ़ान का जो एरिया है वो कम हो सकता है, लेकिन ताकत अलग चीज़ होती है, और तूफ़ान के बादल वगैरह ये अलग चीज़ होती है। वो समय होता है कि किस समय तूफ़ान आया, क्या स्थिति बनी हुई थी। जैसे ताउते के समय देखे तो उस दौरान जो है मानसून काफ़ी दूर था, मानसून का लगभग कोई दक्षिणी क्षेत्रों में भी नामो निशान नहीं था उस दौरान, न व्यापारिक पवनें चल रही थी। अब तो व्यापारिक पवनें भी चल रही हैं, सीधा इसी को फीडिंग दे रही है, सीधा इसी को मॉइस्चर दे रही है। तो ये सिस्टम काफ़ी मजबूत है। केवल इसके बादल उत्तर या उत्तर पूर्व में नहीं है, तो ज़्यादातर मैसेज ये भी आ रहे हैं कल से कि इतना बड़ा नहीं है, छोटे दायरे में बना हुआ है, छोटे दायरे में है, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि देख कर बता दिए कि कोई विशेष ताकतवर नहीं है। ताकत होती है इसकी हवाओं में, इसके घूर्णन वाली हवाएं हैं, इसके केंद्र का जो दबाव है वो कितना है, इस पर निर्भर करता है। कोई बादल तो वैसे डिप्रेशन बन जाता है मानसून सीजन में, तो भी जो है पूरे भारत को कवर कर लेता है, तो क्या वो 200 किलोमीटर तक 150 की हवाएं चला देगा? नहीं चलाता। तो सब अलग अलग बातें हैं। फिलहाल देखें तो ये ट्रैक बना हुआ है, और मौसम चलावास का जो अनुमान है वो पहले से वही है, एक ही जगह पर की है। राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश देगा, और जल्द ही लिखित में जानकारी कल शाम को आपको दे दी जाएगी, और इस पर एक वीडियो विशेष भी आगे देंगे। लेकिन सुबह और शाम के समय में तूफ़ान के बारे में जानकारी देते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, किसान मित्रों में भी भेजते रहे। फिलहाल इस तूफ़ान के अनुसार अगर देखें तो इसके जो है वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में टकराने की संभावना हमारे अनुमान में ज़्यादा है, और अरब सागर के उत्तर भागों के आसपास भी समुद्री सतह का तापमान बदला हुआ है और कुछ तापमान बढ़ा हुआ है। वहीं अगर देखें तो ये जो पाकिस्तान के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर गुजरात के सौराष्ट्र तक के क्षेत्र हैं कच्छ होते हुए, यहाँ पर भारी वर्षा देगा, और तटीय किनारों पर जो है अत्यंत भारी या अतिवृष्टि भी दे सकता है, यानी 400 मिलीमीटर प्लस होने वाली बारिश, या कह सकते हैं 300 मिलीमीटर प्लस होने वाली बारिश, अपन उसको 24 घंटों के दौरान अतिवृष्टि के दायरे में लेते हैं। वहाँ से लेकर ये 1000 मिलीमीटर भी होती हैं तो भी जो है ये अतिवृष्टि के दायरे में। राजस्थान में जो है ये ट्रैक इस प्रकार रहेगा, जिसमें जो है बारिश के लिहाज से देखें तो बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, सीकर के क्षेत्र रहेंगे, और झुंझुनू, चूरू के क्षेत्रों से लगाकर पूर्वी के क्षेत्र है उत्तर पूर्वी वहाँ, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये सभी क्षेत्र रहेंगे मध्यम से लेकर तेज, मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी, लेकिन भारी से बहुत भारी और अतिवृष्टि वाली गतिविधि इस ट्रैक के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और उसके आसपास रहेगी, जिसमें विशेषकर जिले बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर और अरावली रेंज के सिरोही के क्षेत्र से लगाकर नागौर, अजमेर, जहाँ पर कुछ जगहों पर अतिवृष्टि देखने को मिल सकती है। यानी हो सकता है कुछ जगहों पर कम समय में जो अतिवृष्टि होती है, जैसे 300-400 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाए, अतिवृष्टि के दायरे में आती, तो ऐसा अनुमान है। लेकिन ये अनुमान फाइनल अनुमान होगा जब तूफ़ान जिस भी कैटेगरी में टकराएगा, और जितना वहाँ पर जो है उस आंकड़ों के हिसाब से जो दर्ज आंकड़े होंगे कि हाँ इतने आंकड़े हैं या इतना दबाव था, इतनी हवाओं के साथ टकराया है, वहीं से जो है एकदम एक्यूरेसी वाला अनुमान फिर से आगे रहेगा, जिसमें
100% की या 99% की एक्यूरेसी रहती है कि हाँ आगे ये किस प्रकार हवाएं चलाएगा और किस प्रकार बारिश देगा। लेकिन अभी जो अनुमान है वह ये है कि ये राजस्थान में अच्छी खासी बारिश देगा, लगभग जो है हो सकता है कुछ इलाकों में पूरी सीज़न की भरपाई कर दे। जैसा कि पहले पूर्वानुमान के तहत ये भी है कि जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग में कई इलाकों में जो है अतिवृष्टि वाली गतिविधि सीजन के दौरान देखने को मिलेगी और सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी 1 जून से लगाकर 30 सितंबर के समय में। तो ये माहौल देखने को मिलेगा कई इलाकों में, मानसून की बारिश होती रहेगी। और जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मानसून की घोषणा भी हो रही है। तो इस प्रकार देखें तो मानसून भी कुछ अलग लहजे में जो है आगे बढ़ रहा है और कुछ अलग तरीके से जो है इसका बहाव भी रहेगा। गुजरात हो, राजस्थान हो, तो कुछ नयापन देखने को मिलेगा। और वहीं देखें तो लगभग तूफ़ान जो जिस कैटेगरी में है उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि जो अभी पिछले दिनों में जो हवाएं चली, जहाँ नागौर में वगैरह कुछ वीडियो आए जहाँ पर कुछ टावर गिरे, तो ये जो है ऐसा हो या ऐसा मान सकते हैं कि 1990 में जन्मी पीढ़ी जो है पहली बार देख रही है ऐसे तूफान। और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में भी जो है ये पीढ़ी ऐसे ही तूफान देख ले कि ये जो है पहली बार देखा कि इतने सालों में ऐसा तूफान नहीं आया। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता रहता है, जिस पर जानकारी सभी एजेंसियां भी देती रहती हैं और जो लोकल वेदर फोरकास्टर हैं वो भी देते रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो अभी फ़िलहाल जो है गतिविधियाँ अरावली में वगैरह जो है कुछ खंड वर्षा वाली बन जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, अजमेर संभाग, पाली संभाग, जोधपुर संभाग में। और वहीं बार बार एक मैसेज ये भी आ रहा है कि तूफ़ान ने फिर बदला रास्ता। कल भी आया था, आज फिर दिन भर से मैसेज चल रहा है कि तूफ़ान ने फिर बदला रास्ता। तो ये उत्तर की ओर ही बढ़ रहा है पिछले 4-5 दिनों से। तो फिर रास्ता बदला तो जा किस ओर रहा है? पूर्व में भी नहीं जा रहा है, पश्चिम में भी नहीं जा रहा है, बढ़ तो उत्तर की ओर रहा है। अब जब लगभग जो है 400, 500, 600 किलोमीटर तक अगर उत्तर की ओर बढ़ता हुआ तूफ़ान कुछ किलोमीटर दाएं बाएं हो जाता है तो उसको रास्ता बदलना कहते ही नहीं है। तूफ़ान की श्रेणी या तूफ़ान होता है तो ये उसके लिए कोई रास्ता बदलना ये नहीं होता है। रास्ता बदलना यानी उत्तर की ओर बढ़ रहा तूफ़ान जो है आगे बढ़ते हुए अनुमान होता है कि हाँ पाकिस्तान से टकराएगा और फिर जो है ये मुड़ जाता है पश्चिम की ओर, ओमान की ओर, लगभग जो है 200-250 किलोमीटर चल जाता है और फिर सोचते हैं कि नहीं अब तो रास्ता बदल दिया तूफ़ान ने, इसलिए अब ओमान से टकराएगा। फिर आगे बढ़ते हुए कुछ घंटों के बाद जो है तूफ़ान फिर रास्ता बदल देता है और ये फिर उत्तर की ओर बढ़ने लग जाता है राइट मुड़ कर। फिर जो है कुछ किलोमीटर आगे बढ़ता है, सैकड़ों यानी 150, 200, 250 किलोमीटर, और फिर जो है हो सकता है कि ये पूर्व की ओर मुड़ जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो फिर उसको बोलते हैं कि तूफ़ान बार बार रास्ता बदल रहा है। अब जो तूफ़ान सीधा दक्षिण से उत्तर की ओर ही लगातार बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है दाएं बाएं, तो उसको रास्ता बदलना नहीं कहते। ये तो ट्रैक के अनुसार या जो स्थिति के अनुसार थोड़ा इधर उधर होता रहते हैं, तापमान और जो वायु दबाव के हिसाब से और वायु धाराओं के हिसाब से। तो ये रास्ता बदलना नहीं है। बार बार एक ही मैसेज या एक ही तरह के मैसेज बार बार ग्रुपों में आना, इससे जो है उल्टा अव्यवस्था होती है लोगों को समझने में और लोग उल्टा जो है काफ़ी ज़्यादा विचलित होने लगते हैं कि क्या है। इसलिए जो ज़्यादातर जो मैसेज आ रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान न देकर जो है जो व्यवस्थित जानकारी है वहाँ पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि अब तूफ़ान का ट्रैक फिक्स हो गया है कि ये उत्तर की ओर बढ़कर उत्तर पूर्व में बढ़ेगा, गुजरात पाकिस्तान के क्षेत्रों में टकराएगा बीच में, फिर जो है राजस्थान की ओर बढ़ेगा। तो अब जो है आप व्यवस्थित जानकारी जहाँ से भी मिलती है, प्रमाणित जानकारी वहाँ से देंगे। जैसे जो IMD की जानकारी है उसमें भी जो है अब ट्रैक फिक्स हैं तो इसी ओर बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो अव्यवस्थित मैसेज आते हैं उसको ज़्यादा फॉरवर्ड करना, फिर लोगों में वो उस मैसेज के प्रति सवाल पैदा होना, फिर बार बार सवाल करना, जबकि हम जो है बिल्कुल ही सटीक जानकारी इसमें दे रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्थित और सही तरीके से, सरल तरीके से समझा रहे हैं। तो बस यही है कि तूफ़ान उत्तर की ओर बढ़ेगा और 15 तारीख की शाम के आसपास टकराएगा, 16 तारीख में राजस्थान में प्रवेश होगा और ये लगभग तूफ़ान की कैटेगरी में ही राजस्थान में होगा, यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में होने की संभावना भी है। और जबकि वेरी सीवियर साइक्लोन में पाकिस्तान से टकराने की संभावना है। और इसमें जो हवाओं की गति है वह भी हमने बताया कि अगर वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में टकराता है तब जाकर आगे संभावना रहेगी कि ये जालोर बाड़मेर के क्षेत्रों में 100 किलोमीटर प्लस हवाएं देगा और झोंके जो हैं प्लस में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सीवियर साइक्लोन या साइक्लोन की कैटेगरी में टकराता है, क्योंकि वायु दबाव के हिसाब से या मौसमी स्थितियों के हिसाब से कभी भी अचानक बड़े परिवर्तन आ जाते हैं, अगर ये साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में टकराता है तब जो है यहाँ पर हवाओं की गति 50 से 60-70 किलोमीटर तक और झोंके जो है 90 किलोमीटर तक जा सकते हैं, जो कि लगभग कोई ज़्यादा माहौल नहीं बिगाड़ेंगे। और अनार बेल्ट के लिए भी जानकारी दी है
ये अनार बेल्ट को तो इस तूफान के गुजरने तक पानी बंद ही रखना है। कल 13 जून है और कल से पानी संपूर्ण अनार बेल्ट पानी बंद रखेगा ताकि अपने बगीचों को जो है ख़राब होने से बचाया जा सके, क्योंकि पौधे अगर गिरते भी हैं तो भी जड़ें ख़राब होगी और ये सीज़न पूरी आपकी फेल हो जाएगी। पौधे तो भले ही नहीं मुरझाएंगे लेकिन सीज़न बिल्कुल जो है फेल हो जाएगी और फिर जो है इस बार अनार की रेट और बढ़ जाएगी। और तूफ़ान को देखते हुए एक अनुमान मैं और दे रहा हूँ कि इस बार जो है अनार की रेट फिर से 150 के आसपास रहेगी। ये मौसमी परिवर्तन के हिसाब से ये रेट दे रहा हूँ, न कि कितना सेटिंग हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन ये मौसम आधारित रेट है कि अनार की रेटें इस बार भी जो है 150 के आसपास रहेगी। ज़्यादातर 100 प्लस ही रेटें देखने को मिलेगी। वहीं जो है जो अनार के बगीचे हैं उनमें आपको व्यवस्था बनाए रखनी है कि पानी अब नहीं देना है, बारिश हो जाएगी उससे पानी मिल जाएगा। तूफ़ान के गुजरने के बाद जैसी भी व्यवस्था आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि पानी कब देना है कब नहीं देना है। और जिनके खाद डाल दिया है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो है उसमें ट्रिलर घुमाए कि नहीं घुमाए, तो उन किसानों के लिए सलाह है कि आप ट्रिलर मत घुमाइए, केवल मिट्टी डाल दीजिए हल्की। तूफ़ान के गुजरने के बाद आप ट्रिलर घुमा दीजिए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।